हाँ हाँ बिल्कुल। हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे अबाउट द कोरियर सिस्टम। ठीक है, कोरियर का सिस्टम कैसा था। कोरियर क्या होता है, सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। जो पोस्टल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, सो दैट वाज कोरियर सिस्टम। तो कोरियर सिस्टम बहुत एफिशिएंट था। कैसे होता था, जैसे एक अलग अलग पोस्ट ऑफिस जैसे अभी है, तो इसी तरह स्टेशंस होते थे क्या, और एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता था और ऐसे कनेक्टेड होता था। तो ये कोरियर सिस्टम बहुत ज़्यादा फ्लोरिश था क्या, एंड इट वाज नोन एज यम क्या। कोरियर सिस्टम को नेम क्या किया जाता था, यम क्या। वॉज फर्दर रिफाइंड आफ्टर चंगेज खान डेथ। और ये और समय के साथ, गप मत दीजिए मास्क लगा के, राइट, 2 people, हाँ, गुड, वेरी गुड। सो कोरियर सिस्टम बहुत फ्लॉरिश था और चंगेज खान के डेथ के बाद और भी इंप्रूवमेंट हुआ। ऑब्वियस सी बात है, नई टेक्नोलॉजी आएगी और बेहतर होगा, घुड़सवार दस्ते ये सारे और बेटर थे, तो ये क्या होने लगा और बेहतर हुआ चंगेज खान के डेथ के बाद। एंड इट स्पीड एंड रिलायबिलिटी सरप्राइज ट्रैवलर्स। जो ट्रैवलर्स आते थे, इसका जो स्पीड था और रिलायबिलिटी देख करके अमेज हो जाते थे कि कैसे हो सकता है ऐसा। तो समझने की बात है कि एक तरह से पूरा का पूरा नेटवर्क होता था, एक पोस्ट दूसरा पोस्ट। तो क्या होता था, एक जगह से दूसरे पोस्ट पे पहुंचते थे, दूसरा लेकर के फिर अगले पोस्ट पे पहुंच गया, इजंट इट। तो इस तरह से क्या होता था, कोरियर मींस कोई सामान भी ले जाया जाता था, और इस तरह से सूचनाएं भी जो थी, एक नेटवर्क कहा जाए सूचनाओं का, तो वो भी पहुंच जाता था, इंफॉर्मेशन भी बहुत कंफर्टेबली पहुंच जाता था। इट enabled the great Khans to keep a check on developments at the farthest end of their regime across the continental landmass। इतना बड़ा लैंडमास था। अब यहाँ देखिए, मंगोलिया, चाइना से लेकर के रशिया, ईरान, पर्शिया, तो इतना बड़ा लैंडमास, तो एक कोने से दूसरे कोने का भी इंफॉर्मेशन आसानी से ग्रेट खान्स को मिल जाता था। क्लियर? तो किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन मिलने में आसानी हो जाती थी। नाउ फर्दर, the conquered people, however, hardly felt a sense of affinity with their new nomadic masters. Pretty normal. जिनको जीत लिया गया, अब जो nomadic masters होते थे, चंगेज खान और इनके जो सन्स हुए, और जो भी nomadic master, ये क्या किए, एक जगह अटैक किए। हाँ, बुर्की वाइफ, यस। सो जहां पे अटैक किए, तो अटैक करने के बाद क्या हुआ, आप लोग उसके, मतलब मान लीजिए आप पे अटैक किया गया, तो आप लोग उसके सबऑर्डिनेट हो गए, तो आपकी किसी भी तरह की एफिनिटी नहीं होती थी, जुड़ाव नहीं होता था इस रूल से, नोमैडिक रूलर्स से। क्लियर? ड्यूरिंग द कैंपेन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 13th century, cities were destroyed, agricultural land laid waste, trade and handicraft production disrupted, and tens of thousands of people, the exact figures are lost in the exaggerated reports of the time, were killed, even more enslaved। तो जहां जाते थे ये क्या करते थे, पूरा मार काट मचा देते थे, सब कुछ मार देते थे, सबको, ट्रेड को बर्बाद कर देते थे, ग्रासलैंड सब कुछ जला देते थे, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। तो जब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता था, तो ऑब्वियस सी बात है, कैजुअलिटी भी बहुत ज्यादा लोग मरते थे, दसों, 100, हजारों लोग मरते जाते थे, isn't it? और बहुतों को क्या किया जाता था, एनस्लेव कर लिया जाता था। जैसे कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चंगेज खान का जो वे था कि वो किस चीज में विश्वास रखता था, हेरिडिटी में नहीं विश्वास रखता था कि हेरिडिटरी है तो मतलब इसका बेटा ये हुआ तो इसको बना दो, शासन में रख लो, इससे रूल करवा दो, तो नहीं। उसका विश्वास होता था मेरिटोक्रेसी में, कि मेरे वंश का हो चाहे नहीं हो, राइट, या किसी के हेरिडिटी का रहे चाहे नहीं रहे, जो जिसके पास मेरिट है उसी को शासन मिले और वही जो रूलर बने या वही कमांड करे। तो मेरिटोक्रेसी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब वो करता क्या था, जहां भी अटैक किया सब कुछ बर्बाद किया, लेकिन अगर दिख गया कोई इंजीनियर, दिख गया कोई डॉक्टर, दिख गया,
कोई एक्सपर्ट वॉरियर दिख गया तो उसको क्या करता था, उसको अपने पास रख लेता था और लोगों को उससे लर्न करवाता था कि आप सीखिए, वो टेक्नोलॉजी सीखिए और जानिए. Isn't it? All classes of people from the elites to the peasantry suffered in the resulting instability the underground canals. अब ये सारा names याद रखिएगा. Underground canals were called kanats, right? Kanats या कनात कहते थे अंडरग्राउंड कैनल्स. जो नहर होता था अंडरग्राउंड उनको कैनल्स कहते थे. इन द एरिड इरानियन प्लेटो कुड नो लॉन्गर रिसीव पीरियोडिक मेंटेनेंस. अब जहां पे अटैक हुआ सब कुछ बर्बाद कर देता था. अब ईरान ये सब ड्राई प्लेसेस, राइट, तो वहां पे क्या होते थे, अंडरग्राउंड कैनल्स होते थे, तो उनका रिपेयर भी नहीं हो पाता था और बुरा कंडीशन होगा. मतलब ये लोग तो अटैक कर दिए, सब कुछ बर्बाद कर दिए. एज दे फेल इनटू डिस रिपेयर द डेजर्ट क्रेप्ट इन. और उसी के बाद क्या हुआ, डेजर्ट बनने लगा, राइट, डेजर्ट एरिया, मिडिल ईस्ट का एरिया. This led to an ecological devastation from which parts of Khurasan never recovered. और खुरासन वहां से कभी रिकवर नहीं कर पाया, मतलब हमेशा से वो डेजर्ट एरिया रह गया. So this is the background. Clear? Once the dust from the campaigns had settled, Europe and China were territorially linked. अब ये जो डस्ट, एक तो अटैक करते थे तो बहुत बुरी तरह अटैक करते थे, सब कुछ बर्बाद कर देते. तो ये चीजें जैसे जैसे थोड़ी नॉर्मलाइज हुई, कंडीशन तो क्रिटिकल रहता था, लड़े सब कुछ बर्बाद कर दिया, चीजें जैसे जैसे नॉर्मलाइज हुई, राइट. सो when the dust from the campaign had settled, Europe and China were territorially linked. यूरोप और चाइना लिंक होने लगा, isn't it? चाइना पे कंट्रोल मंगोलिया मींस मंगोल एम्पायर यूरोप में भी एंटर कर चुका था, राइट, जो पोलैंड तक के पार्ट को, और इधर यूरोप में बस इंग्लैंड फ्रांस थोड़ा छोड़ दिया जाए तो अदरवाइज वहां तक मंगोल एम्पायर का इंपैक्ट था. Now in the peace ushered it by Mongol conquest, Pax Mongolica, right? मंगोल कॉन्क्वेस्ट को क्या कहते हैं, पाक्स या पैक्स मंगोलिका, राइट. जो मंगोल एक जगह से दूसरी जगह अटैक करते थे, उनका पूरा जो इन्वेजन का प्रोसेस था, लड़ने का प्रोसेस था, कॉन्कर करने का, दैट वाज नोन एज पैक्स मंगोलिका, राइट. पैक्स मंगोलिका वाज द होल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द मंगोलियंस. ट्रेड कनेक्शंस मैच्योर्ड, राइट, trade connections matured, commerce and travel along the Silk Route reached its peak under the Mongols, but unlike before, the trade routes did not terminate in China. अब देखिए सिल्क रूट बहुत इंपॉर्टेंट था. 17th 18th सेंचुरी आते आते सिल्क रूट बहुत इंपॉर्टेंट था. आपको सबको पता है कि इंडिया एंड चाइना, they were richest countries in the world, but unfortunately after the ब्रिटिश इन्वेजन और ब्रिटिश कंट्रोल इन इंडिया, कि इंडिया पे ब्रिटिश का रूल जब होने लगा, उससे पहले तक रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड थे. जब इनका कंट्रोल होने लगा तो इन लोगों ने पूरा वेल्थ को ड्रेन कर दिया, मतलब पूरा पैसा यहाँ का पूरा यूरोप अपना इंग्लैंड ट्रांसफर किया. अब सिल्क रूट जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था. अगर हम सिल्क रूट की बात करें तो ये पूरा यहां से अगर देखें, ये पूरा हिमालयन एरिया कवर करते करते चाइना तक ऐसे पूरा कवर करता था. तो सिल्क रूट होता क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाइनीज सिल्क वाज वेरी इंपॉर्टेंट. बाद में हम जानते हैं कि हमारा भी टेक्सटाइल बहुत अच्छा. अब इस रास्ते से, पहाड़ी रास्ता, सारा रास्ता को होते हुए ये वेस्ट एशिया तक, यहां तक जाता था. अब जो आर्मीनियन, पर्शियन सारे मर्चेंट्स जो थे, व्यापारी थे, वो सब चाहते थे क्या, ये ट्रेड करना, क्योंकि काफी फायदेमंद था. डिमांड इंटरनेशनली बहुत ज्यादा था और यहां से मिलता था. तो इस रास्ते से जो जाया जाता था, इस रास्ते, ये जो रूट था, दैट वाज कॉल्ड सिल्क रूट. और वो यूरोप को, अब यहां पे देखें मेडिटेरेनियन के बाद अगर हम देखें तो ये यूरोप आ गया, इजंट इट, राइट. तो यहां से यहां तक ये पूरा क्या हो रहा था, सिल्क रूट. तो जो वेस्ट एशिया तक, यहां तक जो जाता था, दैट वाज सिल्क रूट. तो सिल्क रूट का इंपॉर्टेंस इतना था कि लोग जब जाते थे तो रास्ते रास्ते में भी क्या करते थे, जैसे आज के टाइम में आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो आप टोल को क्रॉस करते हैं ना, टोल क्रॉस करते हैं तो वो तो लीगल है, रोड का कंस्ट्रक्शन होता है और वहां पे आपको टैक्स लगता है.
आप जाइएगा तो टोल मिलता है ना एक जगह से दूसरे जगह, तो आप टैक्स पे करते हैं। अब वहां पे जैसे मंगोल्स हो गए और जो अदर अलग अलग रीजन के, जब ये ट्रेड, ये सिल्क रूट इंपॉर्टेंट था, तो जहां जहां पे रूलर हो गए, मान लीजिए यहां से होते हुए गया, यहाँ जहां जहां जिस जिस रीजन में गया, वहां वो लोग क्या करते थे, टैक्स लेते थे। और ऊपर से जंगलों में क्या होता था कि नोमैड्स भी क्या करेंगे, वहां पे भी टैक्स लेना शुरू करेंगे, मतलब कट लेंगे। और नहीं कट लेंगे तो क्या होगा, बहुत डेंजरस भी होता था। डेंजरस ये होता था, नहीं होगा तो रॉब कर लेंगे, लूट लेंगे, इजंट इट। तो मैनेज करके चलना पड़ता था। और दूसरा रास्ता भी ऑब्वियस सी बात है, आसान सा रास्ता था नहीं, राइट। सो नाउ अनलाइक बिफोर, द ट्रेड रूट्स डिड नॉट डोमिनेट इन चाइना। तो ट्रेड कनेक्शन, कॉमर्स, ट्रैवल, सिल्क रूट अपने पीक पे था, reached its peak under the Mongols, but unlike before, trade routes did not dominate in China. China का trade route नहीं terminate हुआ, बंद नहीं हुआ, clear? Further, they continued north into Mongolia and to Karakoram, the heart of the new empire. काराकोरम रेंज, ये पूरा यहाँ पे तिब्बत से ये काराकोरम रेंज आज चाइना का पार्ट है। चाइना अपना शो करता है डोमिनेंस। तो ये जो आपको दिखता है ना अभी, ये पूरा इसी को इस तरह शेप ये दिख रहा है, ये थोड़ा सा और अंदर कर दें तो ड्रैगन की तरह दिखता है। दैट इज वाई ऑलवेज आप देखते हैं चाइना ड्रैगन, इजंट इट? अब देखिए, communication and ease of travel was vital, retain the coherence of the Mongol regime, and travelers were given a pass, ठीक है, पैसा इन पर्शियन। तो ट्रैवलर को क्या मिलता था, पास मिल गया। हाँ बोलिए बोलिए, अभी नहीं दिख रहा है, हम आपको ऐसे बता रहे हैं। ऐसे करके इस तरह से मुंह है ना चाइना का, इस तरह, ये थोड़ा सा अंदर कीजिए तो ये ड्रैगन जैसा नहीं दिखेगा। हमेशा दिखाते हैं ना ड्रैगन चाइना, राइट? इस तरह का मैप है इसलिए, और कुछ नहीं, इग्नोर इट, राइट? जब लुक देखिएगा प्रेजेंट चाइना का, ये तिब्बत कवर का होते हुए, तो इस तरह से दिख रहा है, राइट? यहां पे दिख रहा है ना आपको, यही तो कह रहे हैं, ये ना मुंह कहां दिख रहा है यहां पे? अच्छा यहां पे ये नहीं है, दिस इज, अच्छा ये नहीं, ये नहीं दे, ये नहीं है, नहीं नहीं यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये तो आप ऑब्जर्व करें, बट स्पेसिफिकली यहाँ पे रिलेट किया जाता है, ठीक है, सही बात है। लीव इट, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, ट्रेड रूट बहुत इंपॉर्टेंट था, सिल्क रूट इंपॉर्टेंट था, सिल्क रूट पे पूरा ट्रैवल होता रहता था। अब क्या होता था, मंगोल रेजिम में ट्रैवलर्स को क्या होता था, पास दिया जाता था। तो वो पास रहेगा तो आप ट्रैवल कर लीजिएगा, राइट? अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अब पास, और पर्शियन में उसको क्या कहते थे, पैसा, राइट? पैसा। गरेज इन मंगोलियन, राइट? गरेज इन मंगोलियन में गरेज कहते थे, और पर्शियन में पैसा कहते थे। क्या होता था, पास, मतलब आपके पास अगर ये है तो आपको परमिट मिल जाएगा जाने का, इजंट इट? और एग्जैक्ट यहां पे देखिएगा, फाइन, कहां थे हम लोग? द कॉन्ट्राडिक्शन, जस्ट सेकेंड, okay, for safe conduct traders paid the budge tax for the same purpose, or acknowledging thereby the authority of the मंगोल खान, कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, मंगोल खान की अथॉरिटी को मान रहे हैं। मंगोल खान सुप्रीम है, ग्रेट खान सुप्रीम है, चंगेज खान सुप्रीम है, और चंगेज खान के बाद की भी बात कर रहे हैं हम लोग, उसके बहुत बाद की भी बात कर रहे हैं। तो उसका जो डायनास्टी है, तो जो ग्रेट खान, जैसे सबसे पहले कौन बना था, कौन सा बेटा, किसके बारे में बात किए थे, क्या, तीसरा बेटा, एक्सलेंट, औगदेई, राइट? तो पहला जोची को, क्योंकि जोची पे
क्या? हाँ, क्या था? सौतेला नहीं था, हाँ, उसका ही बेटा था, राइट? पर लोग ऐसा कहते थे। गुड, याद है, वेरी गुड. Now the contradiction between the nomadic and sedentary elements within the Mongol Empire is through the 13th century. अब दूसरा टैक्स क्या हो गया? याद रखिएगा, पास, पैजा, गरेज, मंगोलियन, और टैक्स जो पे करते थे दैट वाज कॉल्ड बाज टैक्स, राइट? कि ये टैक्स मिल गया, ये टैक्स पे कर दिया, अब हम लोग यहां से वहां चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा. क्या? बहुत सारा टैक्स हर जगह लग जाता था, इतना. इसीलिए होता क्या था, जब चाइना से यूरोप पहुंचता था सिल्क, तो प्राइस तो जुड़ते चला जाएगा, ठीक है? अगर 5 कोई भी कॉस्ट लेकर के चला, हर जगह वो पे करेगा, तो वो पैसा कहां चलाएगा? वो सारा को ऐड करके ना वहां पे बेचेगा, इसलिए प्राइस बहुत हाई हो जाता था, एग्जॉर्बिटेंटली हाई यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप. तो वही है, ये टैक्सेस पे करते थे हर जगह, एक तरह से टोल टैक्स लग रहा है, बज टैक्स. अब बात करें कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द नोमैडिक और सेडेंट्री. क्या होता है सेडेंट्री? क्या अंतर है नोमैडिक और सेडेंट्री में? बताए भी थे, हाँ बताइए. सेटल्ड, एक्सीलेंट. जैसे खेती करेंगे तो वहां सेटल्ड लाइफ जिएंगे. सेडेंट्री का मतलब सेटल्ड लाइफ, एक जगह जैसे आप रह रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? सेडेंट्री. और नोमैडिक जब एक जगह नहीं टिकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह आप जाते रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड नोमैडिक. क्लियर है? अंडरस्टूड? In the 1230s, for example, as the Mongols waged their successful war against the Qin dynasty in North China. अब नॉर्थ चाइना, ये क्या कह रहे हैं कि चंगेज खान के मरने के बाद की बात है, राइट? चंगेज खान कब मरा था? कब मरा था? 1927, 1227. ठीक है, कोई नहीं, इट्स ओके. 1227, 1227 बोली थी, ठीक है. ये लगा लेते हैं ना, कभी कभी सुनने में थोड़ा दिक्कत होता है हमको. ओके, हाँ, आपको उस समय में बताए थे, आप पिछली बार भी क्वेश्चन पूछे थे या कोई और पूछा था कि ये क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है, लीव इट. कोई कहता है कि षड्यंत्र करके मार दिया गया, कोई नेचुरल डेथ. हाँ, ये कहानी है कि उसको जो दफनाया गया ना, तो किसी को पता नहीं चले, पूरे मंगोलिया में किसी को पता नहीं चले, और कोई और 30 दिन तक, क्या 30 क्या 60 दिन तक पूरे हर जगह उस जहां पे दफनाया कहीं गया होगा, उसके सराउंडिंग में 20-20, 30-30 किलोमीटर तक हर जगह घोड़े दौड़ते रहते थे कि कुछ भी होगा तो सबको खत्म कर देना है. कोई अगर इधर एंटर का मतलब पता नहीं चले कि चंगेज खान को, और आज भी नहीं पता है, एग्जैक्ट पता नहीं है. क्या पता चल जाएगा तो और हिस्ट्री बनेगा और आपको और जानकारी मिलेगा, और पढ़िएगा आप. क्या? क्योंकि चंगेज खान का मतलब ऐसा था कि नहीं पता चले, उसका विश था, उसका डिजायर था कि नहीं पता चले, और कि हाँ, कुछ भी रीजन हो. ठीक है, तो चिन डायनास्टी पे शासन किसका हुआ? ठीक है, चिन डायनास्टी यहां था चाइना में, तो वहां पे भी मंगोल ने कंट्रोल किया. इन नॉर्थ चाइना देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप विद इन द मंगोल लीडरशिप दैट एडवोकेटेड द मैसेकर ऑफ ऑल पेजेंट्री एंड द कन्वर्जन ऑफ देयर फील्ड्स इनटू पैस्चर लैंड. अब ये जो नोमैडिक लीडर्स थे ना, प्रेशराइज किए रूलर को कि देखिए ऐसा है, आप लोग क्या कीजिए, मैसेकर कीजिए. मैसेकर का मतलब क्या होता है? मास किलिंग. लार्ज स्केल पे लोग को मारेंगे तो क्या कहलाएगा? मैसेकर. लिए उठे, जो दिख रहा है हजारों लोगों का गला काट दिए, हो गया मैसेकर. हजारों लोगों पे गोली मार दिया, चला दिया, मैसेकर हो गया. जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर, बेफालतू में गए, सबको डायर ने सबको गोली मार दिया तो मैसेकर हो गया. ठीक है, तो वही चीज की प्रेशर था कि जो पेजेंट्री है ना, जो किसान है, इन सबका मैसेकर कर दो. ये सब तो खेती करते हैं, और वहां पे उसको क्या करेंगे हम लोग? ग्रासलैंड बना देंगे. गॉट इट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट?
क्या किया कि वहां पे ग्रासलैंड बना देंगे और सबको का मैसेकर कर देंगे, तो वो पैस्चर लैंड बन जाएगा हमारे जानवर के लिए। ये प्रेशर था। But by the 1270s, when South China was annexed to the Mongol Empire after the defeat of the Sung dynasty, South China पे किसका रूल था जब डिफीट किया गया? Sung dynasty, right? चंगेज खान ग्रैंडसन कुबलाई खान, बताए थे पहले भी हम लोग डिस्कस किए। कुबलाई खान 1294 appeared as the protector of the peasants and the cities। ये जो कुबलाई खान आए तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम किसानों की रक्षा करेंगे, नहीं मारेंगे, मैसेकर नहीं करेंगे। तो किसानों के प्रोटेक्टर के रूप में उनको जाना गया और सिटीज के प्रोटेक्टर के रूप में। मतलब ऐसा नहीं करना है कि कहीं जाएं, अगर लड़ाई कर रहे हैं, कॉन्क्वेस्ट कर रहे हैं, तो पूरा सिटी को जला दें, ऐसा नहीं करना है, राइट? जैसे पहले होता था कि पूरा सिटी, तो कुबलाई खान स्पेसिफिकली रिफर्ड टू एज द प्रोटेक्टर, उनको प्रोटेक्टर की तरह दिखाया गया। इन द 1290s द मंगोल रूलर ऑफ ईरान गजन खान, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लगभग 7वां जनरेशन होगा, 1304, 5वां 6वां 7वां जनरेशन। तो गजन खान बहुत इंपॉर्टेंट नेम यहां पे। तो ये कहां के थे? ईरान के रूलर थे, क्लियर? ईरान के, हाँ बोलिए। बहुत उसका एक तरह से नहीं चल रहा था ना, अलग अलग, मतलब यहां का 7th रूलर, ठीक है, तो उसका बहुत बड़ा लिंक था। हम लोग जो ट्री देखे हैं, फैमिली ट्री जो देख रहे हैं वो स्ट्रेट फैमिली ट्री देख रहे हैं, उसके अलावा जो है वो सारा, यहां पे हम बात करें गजन खान का, ईरान का रूलर, राइट? डेटेड 1304, अ डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान यंगेस्ट सन टॉलुई। टॉलुई का जिसका फोटो नहीं है, याद आया? जिसका फोटो नहीं दिखा है, राइट? तो उसका यंगेस्ट सन फर्दर, तो वो ईरान का रूलर था, वार्नड फैमिली मेंबर्स एंड अदर जनरल्स टू अवॉइड पिलेजिंग द पेजेंट्री, ठीक है? तो इसने वार्न किया कि पिलेजिंग मत कीजिए, मतलब रॉबरी, लूट मत लो, लूट मत मचा दो, मारो, और जैसे मार काट लूट जो होता है मत करो, राइट? क्लियर? Pillaging the peasantry, it did not lead to a stable, prosperous realm. He advised in a speech whose sedentary overtones would have made Chengiz Khan shudder, right? मतलब अगर चंगेज खान होते तो शायद शडर करते। इसने क्या कहा? गजन खान इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गजन खान ने कहा कि पिलेजिंग मत करो, एडवाइस दिया। पिलेजिंग का मतलब क्या हो गया? भाई मारो काटो, लूट लो, पूरा रॉब कर लो। तो उसका मानना था कि इससे क्या होगा? प्रॉपर सेटलमेंट नहीं होगा, पीस नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। क्या? सेडेंटरी ओवरटोन्स वुड हैव मेड चंगेज खान शडर। तो ये थोड़ा सा अलग जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनका माइंडसेट क्या था? ये नोमैडिक एम्पायर। नोमैडिक एम्पायर क्या हुआ? जो मूव करेंगे एक जगह। सेडेंटरी वाला तो सवाल नहीं उठता है, लेकिन यहां पे किस चीज को सपोर्ट किया जा रहा है? सेडेंटरी लाइफ को। तो सेडेंटरी लाइफ इट इज ऑपोजिट टू व्हाट नोमैडिक ट्राइब नॉर्मली डू। कि नोमैडिक ट्राइब क्या करेंगे? एक जगह से दूसरे जगह मूव करेंगे, कॉन्कर करेंगे, इजंट इट? अब यहां पे स्पीच देख लेते हैं हम लोग। गजन खान ने क्या स्पीच दिया? प्रोबेबली लिखा गया था, गजन खान 1295-1304 was the first Ilkhanid ruler to convert to Islam। अब देखिए हम लोग शुरू से देख रहे हैं, क्या नाम है? चंगेज खान। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुसलमान था, क्या? इट्स नॉट लाइक इस्लाम। फर्दर इस्लाम वॉज अडॉप्टेड, राइट? ग्रेजुअली इस्लाम तो डेवलप कर चुका था, इस्लाम इवॉल्व कर चुका था 7th सेंचुरी में आते आते। और यहाँ पे जो, क्योंकि वो लोग क्या थे? वो ट्राइब्स थे, राइट? खान लगाता था, बट वो लोग क्या थे? ट्राइब्स थे, ट्राइबल्स थे। तो ट्राइबल का तो अलग चलता है, राइट? किसी धर्म को अडॉप्ट नहीं किया था। तो गजन खान वॉज द फर्स्ट वन टू अडॉप्ट इस्लाम। इन्होंने इस्लाम अडॉप्ट किया। क्लियर? He gave the following speech to the Mongol Turkish nomad commanders, a speech that was probably drafted by his Persian वजीर रशीदुद्दीन। ठीक है? किसने ड्राफ्ट किया था? लिखा था किसने? रशीदुद्दीन। and included in the minister's letter,
क्या लिखा था, आई एम नॉट ऑन द साइड ऑफ द पर्शियन पेजेंट्री, कि मैं पर्शियन पेजेंट्री के साइड में नहीं हूं, ऐसा नहीं पर्शियन के बारे में कि ये किसान के साइड नहीं हूं, हम नोमैडिक ही है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, गला काट देंगे, मार देंगे, सब कुछ कर देंगे, हम इनके साइड नहीं है. इफ देयर इज अ पर्पस इन pillaging them all, there is no one with more power to do this than I. अगर इनको पिलाज करना है, इनको लूटना है, मारना है, काटना है, तो कोई मेरे से ज्यादा पावरफुल नहीं होगा. मतलब ये नहीं, ये क्या कह रहे हैं कि किसान है, हम पेजेंट्री के सपोर्ट में नहीं आए हैं, किसानों के या सेडेंट्री लाइफ के हम सपोर्ट में नहीं है. अगर हमको जरूरत है, अगर कोई पर्पस है, कोई उससे फायदा है, तो अगर हमको लूटना है, कसोटना है, मारना है, तो मेरे से ज्यादा ताकतवर होगा कौन? वही बोलते हैं लेट अस रॉब देम टुगेदर, मिलके इन लोगों को लूट लेते हैं. कौन रोक लेगा? कौन क्या कर लेगा? इतना पावरफुल हम हैं. बट इफ यू विश टू बी सर्टेन ऑफ कलेक्टिंग ग्रेन एंड फूड फॉर योर टेबल्स इन द फ्यूचर, आई मस्ट बी हार्श विथ यू. ठीक है, लेकिन कब? कि अगर तुम सोच लो कि तुम कलेक्ट कर लोगे, अपना फूड का इंतजाम कर लोगे, क्योंकि वही किसान तो खाना देंगे, राइट? अगर हम पेजेंट्री को खत्म कर देंगे तो क्या होगा? खाली नोमैडिक ट्राइब से काम चल जाएगा. अपने टेबल के लिए खाना का व्यवस्था कर लेते हो तो ठीक है, अगर नहीं तो आई विल बी हार्श ऑन यू, कि मैं तुमसे बुरा बर्ताव करूंगा. क्लियर? तो यही कहा उसने, यू मस्ट बी टॉट रीजन, तुम लोगों को कारण सीखना चाहिए, रीजन. इफ यू इंसल्ट द पेजेंट्री, टेक देयर ऑक्सन एंड सीड एंड ट्रैम्पल देयर क्रॉप्स इनटू द ग्राउंड, व्हाट विल यू डू इन द फ्यूचर? अगर तुम कह रहे हो, तुम इंसल्ट कर रहे हो किसानों का, अगर इंसल्ट कर रहे हो तो हल ले लो, खेत जोत लो, बीज लगा लो, ठीक है, ये सीख लो, ये जान लो, उसके बाद जो करना है कर लेना. The obedient peasantry must be distinguished from the peasantry who are rebels. कि जो हमारा विद्रोह करते हैं, रिबेल क्या हो गया? जो विद्रोह हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, उनके लिए तो चलो ठीक है, उनको तो कोई इनके सामने तो करने लायक कोई था भी नहीं, इतने बार्बरिक थे कि कोई विद्रोह करेगा तो उसको तो ऐसे ही खत्म कर देंगे, क्रश कर देंगे, चटनी बना देंगे, isn't it? तो कहा कि जो पेजेंट्री पीसफुल है, जो किसान जो है हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, उनके क्यों अगेंस्ट जाओ? उनको क्यों मारना है? उनको क्यों लूट लेना है? उनको क्यों पिलाज करना है? ये कहा गजन खान ने, राइट? अंडरस्टूड? तो उसने यही कहा कि हमने उसका साइड नहीं लिया है, लेकिन अगर रीजन हो तब, अगर रीजन नहीं है, और इसका एक तर्क दिया उसने कि क्यों किसानों को, सेडेंट्रीज को नहीं मारना है, उनको प्रिजर्व करना है, क्योंकि वही तो खाना देंगे, फूड क्रॉप उगाएंगे, isn't it? Now, from Chinggis Khan's reign itself, Mongols had recruited civil administrators from the conquered societies. चंगेज खान जब था, उसी समय से चंगेज खान ने क्या किया? सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स को रिक्रूट किया. जैसे आज शासन चलाने के लिए आपके पास क्या होते हैं? सिविल सर्वेंट होते हैं, आईएएस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं. तो इसी तरह चंगेज खान ने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स रखा था. ये नहीं कि खाली लड़ाई तो करता ही था, वो तो प्राइम था, वो कॉन्क्वेस्ट वही करता था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर रखा. They were sometimes moved around. Chinese secretaries deployed in Iran and Persian in China. अब आपको पता होगा कि सबसे पहले सिविल सर्विसेज और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहां से शुरू हुआ? चाइना से. क्लियर? चाइना से ही शुरू हुआ ये प्रतियोगिता परीक्षा और सिविल सर्विसेज, इस तरह का सिस्टम वहीं से शुरू हुआ. और यहां पे हम देख रहे हैं कि चंगेज खान ने हर जगह एडमिनिस्ट्रेटर्स को नियुक्त किया था. चाइनीज सेक्रेटरीज डिप्लॉयड इन ईरान एंड पर्शियंस इन चाइना. They helped in integrating the distant dominions, and their backgrounds and training were always useful in blunting the harsher edges of nomadic predation on sedentary life. अब उनको ट्रेनिंग देने की बड़ी जरूरत होती थी. ट्रेनिंग किस चीज के लिए? उनका जो ब्लेड है,
राइट, उसको शार्प करने के लिए। कैसे उसको शार्प करें, जरूरत पड़ा जब भी मौका मिला किसका गला काटना है तो हमेशा प्रोसेस में रहते थे। इट वॉज अ नॉर्मल प्रोसेस फॉर देम, डेली एक्टिविटी। जाना है, किसी का भी गर्दन उड़ा देना है, सबको मारना है, तो ये इसके लिए ट्रेन भी तो करना पड़ेगा। अगर ट्रेन नहीं करेंगे तो वो क्या, हाँ 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 बिल्कुल, राइट, ऑब्वियसली, ठीक है। The Mongol Khans trusted them as long as they continued to raise revenue for their masters, and these administrators could sometimes command considerable influence. अब ये क्या करते थे, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं तब तक पाल करके रखता था चंगेज खान, या मतलब पूरा जो ग्रेट खान्स का डायनास्टी मंगोल एम्पायर में, जब तक वो रेवेन्यू लाला के दे रहे हैं। रेवेन्यू कैसे, जब जरूरत पड़ता था रेवेन्यू तो किसानों से ले लेते थे, नहीं दिया तो उसका गला काट दो। इतना भी नहीं आसान था, तो मना करोगे गला काट दो, मार दो, कुछ भी कर दो, क्या। तो जब तक एडमिनिस्ट्रेटर पैसा लाला के देते थे, ठीक है, तब तक तो ठीक है, और नहीं हुआ तो मार दो, क्यों छोड़ना है। नाउ इन द 1230s, वेरी इंपॉर्टेंट, द चाइनीज मिनिस्टर ये लू चुत्सई muted some of Ogdei's more rapacious instincts. The Juwaini family played a similar role in Iran through the latter half of the 13th century, and at the end of the century, the Wazir Rashiduddin, जो वही speech लिखा, drafted the speech that Ghazan Khan delivered to his Mongol compatriots, asking them to protect, not harass the peasantry. अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सब याद आएगा। तो जुवाइनी फैमिली, जैसे एक तरह से कहिए उसका फैमिली, वो स्टार्टिंग में हम लोग बात किए थे ट्राइब्स की। ओगदेई आपको याद है, तीसरा बेटा, क्या। तो 1230s चाइनीज मिनिस्टर था ये लू चुत्सई, राइट। तो चाइनीज मिनिस्टर, ये नाम इन लोग का ऐसे ही अजीबो गरीब रहता ही है, अब क्या कीजिएगा, याद रखो। हाँ, ये लू चुत्सई, चुत्सई, यस, that is a name. Muted some of Ogdei's more rapacious instinct. तो ओगदेई ने जो लोगों को मारा काटा, इस सब चीज को म्यूट कर दिया, राइट, मतलब छुपाया उसको, उसका हल्ला वल्ला नहीं मचाया। ऐसे तो ये लोग हल्ला मचाते थे कि चलो मारो काटो, बहुत अच्छा है, अरे इतने लोग को मार दिया। तो उसका रेपेशियस एक्टिविटी जो था उसको थोड़ा म्यूट किया। और जुवाइनी फैमिली played a similar role in Iran. जुवाइनी फैमिली जो ईरान में था वो भी इसी तरह का रोल प्ले किया, ओगदेई भी, through the latter half of the 13th century and at the end of the century, सेंचुरी के एंड तक, मतलब चंगेज खान के मरने के 30 साल, 40 साल, 50 और एंड ऑफ द सेंचुरी तक इन लोगों ने ऐसा किया। और क्या किया, द वजीर, वजीर कौन था, राशिदुद्दीन। राशिदुद्दीन ने कहा कि देखिए फायदा यही है कि किसानों को बचाइए, मत काटते जाइए, मारते जाइए, राइट। तभी वो स्पीच दिया कि हम इसके साथ नहीं है, किसानों के साथ नहीं है, लेकिन एक फायदा बताओ, अगर तुम अपना टेबल पे खाना का व्यवस्था कर लेते हो तब तो ठीक है, और नहीं तो बताओ हम तुम्हारे साथ तो और बुरा हाल करेंगे, तुम्ही को मार के काट के खा जाएंगे हम। इन लोग तो एक्सपर्ट था इसके लिए, क्या। सो ड्राफ्टेड द स्पीच दैट गजन खान डिलीवर्ड। ओके, द प्रेशर टू सेडेंटराइज was greater in the new areas of Mongol domicile, areas distant from the original steppe habitat of the nomad. जो दूर का एरिया होता था, ठीक है, जैसे रशियन एरिया, और स्टेपी के बाहर जो दूर दूर गए, वेस्टर्न यूरोप के करीब तक जो गए, तो वहां पे और ज्यादा खतरा था। मतलब इधर जगह जहां पे ये सेटल थोड़ा होने लगे तो सेडेंट्री को सपोर्ट भी करने लगे, लेकिन जो दूर दूर था वहां पे उनके लिए बड़ा मुसीबत, वैसे ही मार काट चलता रहता था, क्या, मारो काटो चलता रहता था। बाय द मिडल ऑफ द 13th century, the sense of a common patrimony shared by all the brothers was gradually replaced by individual dynasties, each ruling their separate ulus. बताए थे आपको उलूज क्या था, जैसे 4 टेरिटरी में डिवाइड कर दिया, तो जो टेरिटरी था, टेरिटरी को क्या कहते थे, उलू, क्लियर। तो अलग अलग उलूज, अ टर्म विच न्यू
now carried the sense of territorial dominion. This was in part a result of succession struggles where Genghis Khan's descendants competed for the office of Great Khan and prized pastoral lands. तो पहले क्या था कि हाँ भाई हमारा क्या है, पैट्रीमोनी है. पैट्रीमोनी है. पैट्रीमोनी का मतलब हम सबके एक फादर हैं, मतलब उनके वंशज हैं हम, चंगेज खान के वंशज हैं. तो एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप किया कि हम भी चंगेज खान के वंशज, तुम भी चंगेज खान के वंशज, राइट. और एक तरह हम लोग एक जैसे हुए. इस तरह से पैट्रीमनी वाज गुड. क्या क्या बोल रहे हो? हाँ मतलब वही क्या, एक वंश के हैं. बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं. तो ये यहां पे तो दिक्कत नहीं है, यहां पे तो बढ़िया है ना कि इतना बड़ा एम्पायर और हम कह रहे हैं कि एक तुम्हारे पास है, एक उल्लू मेरे पास है, तो इससे क्या ही दिक्कत है. हम सब तो भाई बंधु हैं, isn't it? हम सब तो चंगेज खान के वंशज हैं, सब तो वही है. वहां तक ठीक है, राइट. वो तो एक तरह से कलेक्टिव बनाया. लेकिन बाद में जो डिसेंडेंट आए वो बोले ना, वो लोग अपना ग्रेट खान बनना शुरू कर दिए. बोले कि नहीं ऐसे थोड़ी होगा कि औगदेई रहेगा, वो ग्रेट खान रहेगा और हम लोग क्या करेंगे, बस पैट्रीमनी खेलते रहेंगे. नहीं, हम लोग ग्रेट खान बनेंगे. अब इसी चक्कर में क्या हुआ, आपस में लड़ते गए, बाद में धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन हुआ. क्लियर. तो अब यहां पे पैट्रीमनी शुरू में शेयर किया गया और बाद में इंडिविजुअल डायनास्टी, ईच रूलिंग देयर सेपरेट उलू, सब सेपरेट उलू रूल कर रहे थे, राइट. दिस वाज इन पार्ट. अब यहां पे क्या हुआ, सक्सेशन का स्ट्रगल कि कौन बनेगा ग्रेट खान. मारो दूसरे अपने ही भाई भाई लड़ना शुरू कर दिए, मतलब एक ही वंश के ये सारा लड़ना शुरू कर दिए. क्लियर. और डिसेंडेंट्स ऑफ टोलुई हैड कम टू रूल बोथ चाइना एंड ईरान. अब देखिए बाजी मारते हुए गया. अब जो टोलुई जिसका फोटो आपको नहीं दिखा था, राइट, चौथा बेटा, अब उसके जो वंशज आए डिसेंडेंट, वो कंट्रोल कर लिए ईरान एंड चाइना. गॉट इट. वेयर दे हैड फॉर्म द युआन एंड इल खानिद डायनास्टी. और वहां पे डायनास्टी जो बनाया, जो वंश बनाया, कौन सा वंश बनाया, युआन डायनास्टी एंड इल खानिद डायनास्टी. अब यही पे कैच है. आप शुरू से अगर इतिहास देखें यहां तक भी, चाइना एक ऐसा कंट्री है, बहुत ज्यादा दर्द सहा, बहुत ज्यादा उसके साथ नाइंसाफी हुआ, उसके साथ क्या हुआ, हमेशा लड़ाई हुआ, उसको सप्रेस किया गया. जापान भी सप्रेस करता रहता था, राइट. लेकिन यहां पे आप देखिए, अगर एक व्यू पॉइंट देखें तो यहां पे जेनेटिक्स कहां का आने लगा, मंगोलिया का, नोमैडिक ट्राइब का. अब क्या हो गया, ये खतरनाक हो गए. एक तो हमेशा ये याद दिलाते हैं, देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ था उस समय, क्या हुआ था. सी जिनपिंग हमेशा क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे कि हाँ आपके साथ बुरा हुआ, isn't it? तो ऑब्वियसली अब क्या है, चाइना बहुत डोमिनेंट होता जा रहा है, हो गया है ऑलरेडी. और पहले क्या होता था, सप्रेस था, बहुत सप्रेस कोई रहता है तो बाद में क्या करेगा, अगेंस्ट भी जाएगा, स्ट्रांग भी होगा. तो उस तरह की बात भी है, राइट. तो यहां पे क्या हुआ, सक्सेशन का मतलब क्या हो गया, उत्तराधिकार का, कि मैं उत्तराधिकारी बनूंगा कि तुम उत्तराधिकारी बनोगे. और इन लोगों ने फर्दर क्या किया, युआन और इल खानिद डायनास्टी बनाया. डिसेंडेंट ऑफ जोची फॉर्म, याद है जोची, फॉर्म द गोल्डन होर्ड एंड रूल द रशियन स्टेपीज. हाँ, जोची आपको एकदम से याद है. क्लियर. ठीक है, ठीक है, एक मिनट. तो ये रशियन स्टेपी हो गया. और चगतई, राइट, चगतई का सक्सेसर स्टेपी ट्रांसऑक्सियाना में, एंड द ट्रांसऑक्सियाना आपको ऑलरेडी बता चुके थे, राइट. जो आर्मीनियन, फिर आपका तुर्कमेनिस्तान का पार्ट है, राइट. कजाकिस्तान खास तौर पे, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब जो
यूएसएसआर का पार्ट था वो ट्रांसऑक्सियाना, तो वहां पे चगतई के सक्सेसर आ गए, एंड द लैंड्स कॉल्ड तुर्किस्तान टुडे, और आज वो क्या बन गया, तुर्किस्तान। नोटिसेबली नोमैडिक ट्रेडिशंस persisted longest among the steppe dwellers in Central Asia, descendants of Chagatai, और वहां पे कौन है, चगताई के डिसेंडेंट हैं, क्लियर। एंड रशिया द गोल्डन होर्ड, और रशिया में भी, रशिया के पार्ट में, ठीक है। विल डिस्कस मोर अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास। लगभग हो गया, खत्म ही हो गया, फ्राइडे को खत्म हो जाएगा ये, ऑलमोस्ट डन। क्या